बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मोशन इन 2D वाले चैप्टर में जब हमने ये एसएलओ पढ़ा कि मोमेंटम क्लोज सिस्टम में कैसे कंजर्व्ड होता है, तो हमने जो केस लिया वो बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर मोशन का केस लिया। ये लीनियर मोशन का केस है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, और हमने ये डिस्कशन की कि लीनियर मोमेंटम क्या चीज होती है, और फिर लीनियर मोमेंटम से हमने ये सारा कुछ स्ट्रेट लाइन से फाइंड आउट किया। मोशन इन वन डायमेंशन से किया, ये वन डायमेंशन से था सब कुछ। दिस वाज मोशन इन वन डायमेंशन। रेहान, क्लोज सिस्टम की हमने डिफिनीशन की कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, और फाइनली हमने क्या कहा कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर होते हैं, और इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वन डायमेंशन है। इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? इन वन डायमेंशन कि मतलब है बॉडी आ रही है यहां से, इस तरह का केस हमने पढ़ा। ये बॉडी आ रही है एक, दूसरी ये बिफोर कोलिजन वाला केस है। ये बिफोर कोलिजन वाला केस आ गया मेरे पास कि ये दो बॉडीज हैं, आपस में कोलाइड होती है। कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम क्या है? इस वाले का मोमेंटम है m1u1, इस वाले का मोमेंटम है m2u2। दोनों का सम कर लो तो ये इनिशियल मोमेंटम हुआ। कोलिजन के बाद ये चल पड़ी इधर इधर, इसका मोमेंटम हुआ m1v1, इसका मोमेंटम हुआ m2v2। ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम पे, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि ये सारी मोशन एक ही लाइन में है। आगे इधर जा रहा है या 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 इधर जा रहा है, इट डजंट मैटर, लेकिन इट शुड बी इन वन लाइन। और वन लाइन का फिजिक्स में मतलब होता है कि इन सब का सेंटर ऑफ मास आपस में एक ही लाइन में होता है। अभी जो हम केस डिस्कस करने लगे हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो ये है, जिसमें एक लाइन में मोशन नहीं है। ये बॉडी इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। जब यहां पे कोलिजन करेगी तो कोलिजन के बाद क्या होगा, होश अभी मैं आपको बताता हूं। ये बॉडी इधर चली जाएगी और ये वाली बॉडी इधर चली जाएगी। तो ये जो है ये एक लाइन में नहीं है, बल्कि एक स्पेस में है, एक फेस पे है। ये इसके क्या है? दो डायमेंशन है। एक साइड इसकी ये है और एक साइड इसकी ये है। इसको आप लोगों ने एक्स एक्सेस कहा था, इसको आपने वाई एक्सेस कहा था। जब दो एक्सेस में चीज होती है तो इसको क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल। रियान, ये बात क्लियर है कि व्हाट इज मेंट बाय टू डायमेंशन? ये देखिए, ये दोनों अभी आपको आते हुए तो लग रहे हैं कि ये लाइन में आ रहे, एक ही लाइन में आ रहे, एक ही लाइन, लेकिन कोलिजन के बाद ये बॉडी इधर चली गई और ये बॉडी इधर चली गई, तो ये एक लाइन में नहीं रहे। ये किस में हुए? अगर मैं एक्स वाई एक्सिस ड्रा करूं तो ये टू डायमेंशन में कोलिजन हो गई। तो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन 2D। अब 2D में कैसे होगा इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन पहले थोड़ी सी सिमुलेशन बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सिमुलेशन में ये होता कैसे। ये 2D, ये देखें, ये 2D की सिमुलेशन है और ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं। मैं मासेस बराबर कर लूं, ठीक है, वेलोसिटीज खत्म कर लें, मोमेंटम कर ले। हाँ, ये ठीक है। अब जरा देखें, ये दो बॉडीज आ रही हैं कोलिजन के बाद। देखें, ये कोलिजन के बाद कैसे चली गई? एक इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी और एक बॉडी इधर से आ रही थी। कोलिजन के बाद ये इधर चली गई सपोज, और ये दूसरी वाली दूसरे साइड पे चली गई।
तो ये एज ए होल जो जगह पकड़ ली है ये क्या है, इट इज प्लेन। प्लेन किसे कहते हैं, पूरा सरफेस। जिस तरह आप लोगों ने बंटे खेले होंगे, बंटे अगर एक ही लाइन में दोनों कोलिजन के बाद भी उसी लाइन में जाए तो ये वन डायमेंशन है, लेकिन अगर वो स्प्रेड हो जाए दो डायरेक्शन में तो वो क्या हुआ, मोशन इन टू डायमेंशन एंड कोलिजन इन टू डायमेंशन है। ये कोलिजन इन टू डायमेंशन को कैसे सॉल्व करोगे, उसका तरीकेकार आज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे पास एक नया बोर्ड लाइन, अब हमारे पास जिस तरीके से इक्वेशन था, इक्वेशन, ये इक्वेशन आप सबको याद है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये किस किस्म की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन इन वन डायमेंशन। इसको हमने कहा था लीनियर मोशन। लीनियर मोशन और वन डायमेंशन का मतलब एक ही है। जब इसको हम दो डायमेंशन में एक्स वाई में डिवाइड करते थे तो हमने कैसे एक्स वाई में डिवाइड किया था इसको, रेहान जल्दी से बताओ। अगर मोशन कहीं एग्जैक्टली हमने किया था वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, और वाई डायरेक्शन में क्या किया था, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। ये हमने इस तरीके से इक्वेशन। अब मोमेंटम का भी इसी तरह करना है। जब तक बात एक लाइन में थी, इसका मोमेंटम P1 था, ये दूसरी बॉडी है, सपोज करें ये जरा स्लो जा रही थी, इसी डायरेक्शन में जा रही थी, इसका मोमेंटम P2 था। दोनों आपस में कोलाइड हुई और कोलिजन के बाद जो आगे वाली बॉडी है उसका मोमेंटम P2 डैश हुआ, और इसका मोमेंटम ये भी जा रही है आगे लेकिन स्लो हो गई, P1 डैश। तो ये एक लाइन में था तो बड़ा आसान था, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से है जिस तरह ये इक्वेशन है। तो इसको फिर हम क्या लिखते थे, सीधा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। ये समझ आ रही है ना यहां तक, इज देयर एनी इशू, ये क्लियर है ना। अब मैं आता हूं टू डायमेंशन में। अब मेरे पास एक बॉडी, सपोज करें ये कड़ी है, सपोज करें ये रेस्ट में है, आसानी के खातिर ये रेस्ट में है। यहां से एक बॉडी आ रही है, इसका मोमेंटम P1 है। कोलिजन ऐसे इस तरह से कोलिजन होता है कि कोलिजन के बाद ये बॉडी इधर चली जाती है P2 डैश, और ये वाली बॉडी इधर चली जाती है P1 डैश। अब आपका ये फार्मूला करेक्ट नहीं है कि यहां पे P1 प्लस P2 इज 0 विल बी इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। ये इक्वेशन क्यों क्या वजह है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रेहान याद रखे, क्या ये वेक्टर A है और ये वेक्टर मेरे पास B है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या ये सेम वेक्टर हो सकते हैं? क्या मैं लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू B? कैन आई राइट? नो सर। क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये बराबर नहीं है। तो ये याद रखें कि ये मोमेंटम मैं नहीं लिख सकता, मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा, ये मेरे पास उसका, अगर ये θ1 है तो ये उसका x कंपोनेंट होगा, P1 डैश का ये x कंपोनेंट होगा, और ये P1 डैश का y कंपोनेंट होगा। और इसी तरह इसका भी ये वाला क्या होगा, P2 डैश का x कंपोनेंट होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, P2 डैश का y कंपोनेंट होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं कैसे लिखूंगा? शाबाश शाबाश, मैं जरा साफ साफ बना लेता हूं दोबारा सोच के, बस यही ट्रिकी पॉइंट है और कुछ नहीं है।
P2 momentum is 0. P1 is the initial momentum. After collision, this body P2 is going in this direction. Suppose its momentum is P2 dash, and this body is going in this direction. Its momentum is P1 dash. मैंने along x एक्सिस अलग अप्लाई करना है, along y एक्सिस अलग अप्लाई करना है. ये मेरे पास P1 x डैश हुआ और ये मेरे पास P1 y डैश हुआ. इस तरह इसके भी दो कंपोनेंट, P2 x डैश, P2 y डैश. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई होगी? along x एक्सिस अलग अप्लाई करोगे, along y एक्सिस अलग. पहले along x एक्सिस अप्लाई करें. कोलिजन से पहले along x एक्सिस कितना है मोमेंटम? This P1 is totally along x axis, and this has zero component along x axis. So initial momentum along x axis is equal to P1 plus 0. What is the final momentum along x axis? P1x plus P1x dash plus P2x dash. Great. So this is the law of conservation of momentum along x-axis. What will be law of conservation of momentum along y-axis? Along y-axis, do you have any momentum along y-axis before collision? So it is 0 will be equal to, what is this momentum? P1y dash. हाँ देखिए डायरेक्शन अपोजिट है. P2 y dash, ये डायरेक्शन अपोजिट है. इस वजह से तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह अप्लाई होगा, बस और कुछ नहीं है. ये जिस तरह आपने इक्वेशन को तकसीम किया था, इसी तरह मोमेंटम को भी, मोमेंटम भी एक वेक्टर है. अगर वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसको आप कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो इसी तरह मोमेंटम भी एक वेक्टर है, उसको भी कंपोनेंट फॉर्म में सोचना होगा. बस दैट्स इट. एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस. मेरे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होंगे. जब भी 2 डायमेंशन में कोलिजन होगी तो मुझे इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा. ये देखिए, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूं कि ये कोलिजन से पहले ये रेस्ट में था, ये आ रहा था, कोलिजन के बाद ये गया, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? मुझे कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे. आई विल बी डूइंग कंपोनेंट्स. I will be doing components. अच्छा, इसके P1 के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे. ये P1 के कंपोनेंट बन गए और ये P2 के कंपोनेंट बन गए. ठीक है, ये P1x हुआ, ये P1y हुआ, ये P2x हुआ और ये P2y हुआ. और इनिशियल मोमेंटम उसने P नॉट का हुआ है, ये P नॉट है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पहले अप्लाई करो. शाबाश, जल्दी से. अलोंग एक्स एक्सिस कैसे होगा? बिफोर कोलिजन क्या है रेहान? बिफोर कोलिजन इट इज P नॉट 0 इज इक्वल टू P1x P2x. और अलोंग y एक्सिस कैसे होगा? along y axis will 0 plus 0 is equal to exactly P1y minus P2y. बस इतनी कहानी है सारी. दिस इज द वे टू हैंडल. अब ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है. मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताना चाह रहा हूं. नहीं, क्लिक करो. यहां एक न्यूमेरिकल मैंने दिया था. हाँ, क्या वो ये वाला फुल स्क्रीन करो. इस सवाल को देखें. ये तो प्रोजेक्टाइल, 2 पार्टिकल एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद द सेम एज. ये तो प्रोजेक्टाइल का सवाल है.
अच्छा, इसमें अब अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है जिसमें कोलिजन 300 मीटर, ये भी 1 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन का कोई भी सवाल आता है तो आपने क्या करना है, वही तरीका करना है जो मैंने आपको बता दिया। सिंपल, अगर 2 डायमेंशन का सवाल आता है और कुछ नहीं है, बस यू हैव टू बी केयरफुल कि इनिशियल मोमेंटम में देखो, अगर इस तरह आ रहा है, अगर ये m1 आ रहा है इस डायरेक्शन से और m2 आ रहा है इस डायरेक्शन से, और कोलिजन के बाद m1 जा रहा है इधर और m2 जा रहा है इधर, तो इसमें फर्क क्या होगा रियान? सिर्फ फर्क ये होगा कि आपने इस मोमेंटम के भी कंपोनेंट बनाने हैं, इस मोमेंटम के भी कंपोनेंट बनाने हैं, इसके भी कंपोनेंट बनाने हैं, और सब कुछ को कंपोनेंट फॉर्म में करना होगा बस। अब मुझे क्या करना होगा, अलोंग एक्स एक्सिस दिस इज प्लस, यानी P1x और ये P2x है, ये P1x डैश है, ये P2x डैश है। तो मुझे अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करना है, तो मैंने देखना है P1x प्लस P2x विल बी इक्वल टू P1x डैश प्लस P2x डैश, और यहां पे अप्लाई करना है। तो ये देखिए, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये पॉजिटिव है P1y, और सॉरी P2y इज पॉजिटिव और P1y इज नेगेटिव। तो मुझे लिखते हुए ये ख्याल रखना होगा, माइनस P1y प्लस P2y विल बी इक्वल टू, यहां क्या है आपका P1y डैश पॉजिटिव है और P2y डैश नेगेटिव है, सो इट विल बी P1y डैश माइनस P2y डैश। अब आपको पता है, अगर आपको एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो आप P1x निकाल सकते हैं, P1 cos थीटा आएगा, अगर थीटा 1 है तो थीटा 1 आएगा। इस तरीके से करके यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं वो प्रॉब्लम जो है आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लूंगा, लेकिन आज इस पे प्रैक्टिस कर लें कि आपको जिस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कंपोनेंट में डिवाइड करते थे, बिल्कुल ये वही चीज है। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT को डिवाइड करते थे, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर को डिवाइड करते थे। जिस तरह इन इक्वेशन को कंपोनेंट में डिवाइड करते थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम। कंपोनेंट फॉर्म में अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, P1x प्लस P2x विल बी इक्वल टू P1x डैश प्लस P2x डैश। अलोंग y एक्सिस ये कैसे होगा, रियान जल्दी बताओ। हाँ प्लस P2y हाँ इज इक्वल टू P1y डैश, माइनस बस P2y ये। अब P1y, अगर मुझे P1 दिया हुआ है और मुझे थीटा भी दिया हुआ है, तो क्या मैं P1x नहीं निकाल सकता, P1y नहीं निकाल सकता? इजी, बस वही। Once you learn the basic in the law of conservation of momentum, the difference between 1D and 2D is the same as the difference between the linear equation or when you split it into component. Nothing more, nothing less. कोई भी पॉइंट समझ ना आया तो पूछे, शाबाश शाबाश, इसको करें। आयमा आपने बहुत सारे लेक्चर मिस किए हैं, 2-2 3-3 दफा देखें। अगर नहीं समझ आती है तो पूछे ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।